बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ब्रह्मन आबाद पहुंचकर जयसिंह ने चारों तरफ हर कार्य दौड़ाए। राजा दाहिर की शिक से पहले मुल्तान से लेकर राजपुताना तक कई राजा और सरदार अपनी अपनी अफवाज के साथ इसकी मदद के लिए रवाना हो चुके थे, लेकिन नेरोन की फतेह के बाद जब मोहम्मद बिन कासिम ने ब्रह्मन आबाद का रुख करने के बजाय सेवन और सुस्तान की तरफ पेशकदमी शुरू की तो इन्हें यह इत्मीनान हो गया कि ब्रह्मन आबाद के करीब फैसला कुन जंग लड़ने के लिए अभी काफ़ी वक्त है। जून में दरिया भी ज़ोरों पर था और किसी को ये उम्मीद ना थी कि मोहम्मद बिन कासिम इसे अबूर करने के लिए पानी उतर जाने का इंतज़ार नहीं करेगा। इसलिए इन्होंने रास्ते की मनाजिल नहायती सुकून व इत्मीनान से तय की। राजा दाहिर को बज़ात ख़ुद अपने अंदाजे से बहुत पहले मोहम्मद बिन कासिम के मुकाबले में सफ़ आरा होना पड़ा और दूर दराज से आने वाले बहुत कम मददगार वक्त पर पहुंच सके। सिंध की अफवाज की शिकस्त और इससे ज़्यादा राजा दाहिर की मौत की गैर मुतवक्किल खबर ने इनमें से अक्सर को बददिल कर दिया और जयसिंह की मदद के लिए ब्रह्मन आबाद पहुंचने के बजाय वापस होने लगे। जयसिंह इन लोगों की मदद के भरोसे पर एक और फैसला कुन जंग लड़ने का इरादा कर रहा था। चुनाचे इसने ये मशहूर कर दिया कि राजा दाहिर मरा नहीं, वो शिकस्त खाने के बाद जनूबी हिंद के राजाओं की मदद हासिल करने के लिए जा चुका है और चंद दिनों तक अपने साथ एक लश्कर जर्रार लेकर ब्रह्मन आबाद पहुंच जाएगा। जयसिंह के हर कारों ने मायूस होकर लौटने वाले राजाओं और सरदारों को ये खबर सुनाई तो वो आखिरी फतेह में हिस्सेदार बनने की उम्मीद पर एक के बाद देगर इसके झंडे तले जमा होने लगे। मोहम्मद बिन कासिम के पास ये खबर पहुंची तो इसने फ़ौरन पेशकदमी की। जयसिंह के झंडे तले करीबन 50,000 सिपाही जमा हो चुके थे, इसलिए इसने शहर से बाहर निकलकर मोहम्मद बिन कासिम का मुकाबला किया। मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज भी सिंध के अवाम के अलावा कई सरदार शामिल हो चुके थे। इन सरदारों की क़यादत भीम सिंह के सुपुर्द थी। ब्रह्मन आबाद की दीवारों के बाहर घुमसान का रन पड़ा। जयसिंह के राजपूत साथी निहायती बहादुरी के साथ लड़ रहे और सिंधी सिपाही अरबों के झंडे तले अपने हम वतनों की एक बड़ी तादाद देखकर बददिल हो गए। भीम सिंह के पास पुराने साथियों ने इसकी आवाज़ पर लब्बैक कहा और जंग शुरू होने से पहले ही मुसलमानों की फ़ौज के साथ आ मिले। फिर भी जयसिंह को नए मददगारों की फ़ौज की तादाद पर भरोसा था और इसने बहादुरी से मुकाबला किया। तीसरे पहर सिंधी अफवाज के पांव उखड़ गए और जयसिंह 20,000 लाशें मैदान में छोड़कर जुनूब की तरफ भाग निकला। ब्रह्मन आबाद के शाही महल के एक कमरे में राजा दाहिर की सबसे छोटी और सबसे ज़्यादा महबूब रानी सुनहरे मसनद पर रौनक अफरोज़ थी। रानी का नाम लाडू था। इसके खूबसूरत चेहरे पर हज़्म व मलाल के आसार थे। चंद खादमाएँ और उमरा इर्द गिर्द हाथ बांधे खड़े थे। प्रताप राय सर झुकाए आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता कमरे में दाखिल हुआ और रानी के करीब पहुंचकर आहिस्ता से बोला, महारानी, राजा सिंह को शिकस्त हो चुकी है और दुश्मन थोड़ी देर में शहर पर कब्जा करने वाला है। अब हमारे लिए भाग निकलने के सिवा कोई चारा नहीं। हम सुरंग के रास्ते से निकल सकते हैं। रानी ने तरशरोई से जवाब दिया, शिकस्त के मुतालिक मेरे पास इत्तला लाने के लिए महल की औरतें काफ़ी थी, तो मैदान छोड़कर क्यों आए? महारानी की हिफाजत मेरा फ़र्ज़ था। अब बातों का वक्त नहीं। चलिए, मैंने सुरंग के दूसरे सिरे पर घोड़ों का इंतज़ाम कर दिया है। आप किसी ख़तरे का सामना किए बगैर अरवर पहुंच सकती हैं। रानी ने तंग कर कहा, मैं तुम्हारे जैसे बुज़दिल की हिफाजत में जान बचाने पर बहादुर दुश्मन के हाथों मौत को तरजीह दूंगी। प्रताप राय ने खसियाना होकर कहा, यह मेरे साथ इंसाफ नहीं। मैं आपका एक वफ़ादार खादिम हूँ। तुम्हारे लिए इंसाफ का वक्त आ चुका है। ये कहते हुए रानी मसनद से उठकर खड़ी हो गई। प्रताप राय ने परेशान होकर, महारानी, आप क्या कह रही हैं? मैं आपकी भलाई की बात कहता हूँ। रानी ने गरजती हुई आवाज़ में कहा, तुम इस मुल्क के सबसे बड़े दुश्मन हो। सिंध पर यह मुसीबत तुम्हारी वजह से आई। महाराज को अरबों के साथ जंग मोल लेने के लिए तुमने वरगलाया। जयराम को तुमने हमारा दुश्मन बनाया। भीम सिंह, उदय सिंह जैसे बहादुर सिपाही तुम्हारी वजह से दुश्मन के साथ जा मिले। पिछली जंग के मैदान में सबसे पहले भागने वाले तुम थे
और अब तुम मेरी जान बचाने के लिए नहीं बल्कि अपनी जान के खौफ से मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हो। अरब औरतों पर हाथ नहीं डालते, इसलिए हमारी वजह से शायद वो तुम्हें भी छोड़ दें। प्रताप राय ने कहा, महारानी आप क्या कह रही है? सुनिए, दुश्मन किले में दाखिल हो रहा है। अब वो कोई दम में इधर आने वाला है। अगर आपको इसकी कैद की लज्जत का खौफ नहीं तो मैं जाता हूँ। प्रताप राय ने यह कहकर वापस मुड़ना चाहा, लेकिन रानी ने आगे बढ़कर इसका रास्ता रोक लिया और एक चमकता हुआ खंजर दिखाते हुए कहा, ठहरो, अभी तुम्हारा फैसला नहीं हुआ। प्रताप राय ने लोगों को नंगी तलवारों के साथ अपने गिर्द जमा होते देखा तो एक तरफ जस्त लगाकर तलवार सूंघ ली। रानी एक दरबारी के हाथ से तलवार लेकर आगे बढ़ी और बोली, बुज़दिल, तुम्हारे हाथ तलवार उठाने के लिए नहीं, चूड़ियाँ पहनने के लिए बनाए गए हैं। प्रताप राय ने एक जख्मी दरिंदे की तरह रानी पर हमला किया, लेकिन वह अचानक कतरा कर एक तरफ हो गई। बेशतर इसके कि प्रताप राय दूसरी बार तलवार उठाता, 4 सिपाहियों की तलवारें इसका सीना छलनी कर चुकी थी। किले में चारों तरफ अल्लाह अकबर के नारे सुनाई दे रहे थे। रानी ने महल के बालाखाने के एक दरीचे से चारों तरफ निगाह दौड़ाई। किले के दरवाजे पर सिंध के परचम की बजाय इस्लामी परचम लहरा रहा था। नीचे कुशादा सहन में मुसलमानों की फ़ौज जमा हो रही थी। सबसे आगे एक नौजवान सफ़ेद घोड़े पर सवार था और सिंध के बेशुमार सिपाही मोहम्मद बिन कासिम की जय के नारे लगा रहे थे। एक दरबारी ने सफ़ेद घोड़े की तरफ इशारा करते हुए कहा, मोहम्मद बिन कासिम वो है। रानी गज़ब आलूद निगाहों से इसकी तरफ देखने लगी। एक बूढ़े सरदार ने आगे बढ़कर कहा, महारानी अब भी भाग निकलने का वक्त है। रानी ने एक सिपाही के हाथ से तीर कमान छीनकर मोहम्मद बिन कासिम की तरफ निशाना बांधते हुए कहा, भागने वाले राजाओं और रानियों के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं। लेकिन अचानक किसी के पाँव की आहट सुनाई दी और रानी की तवज्जो थोड़ी देर के लिए दाएं हाथ एक दरवाजे की तरफ मबजूल हो गई। भीम सिंह ने चंद सरदारों के हमरा नमूदार हुआ। रानी ने उसे देखकर मुंह फेर लिया और दोबारा मोहम्मद बिन कासिम की तरफ निशाना बांधने लगी। नीचे से चंद सिपाहियों ने शोर मचाया और मोहम्मद बिन कासिम अचानक एक तरफ झुक गया। बेशतर इसके कि भीम सिंह भागकर रानी का हाथ रोकता, तीर कमान से निकल चुका था। रानी ने अपना वार खाली देखकर दूसरा तीर चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन भीम सिंह ने आगे बढ़कर इसके हाथ से कमान छीनते हुए कहा, महारानी आप क्या कर रही हैं? भगवान का शुक्र है कि तीर चलाते वक्त आपके हाथ कांप रहे थे, वरना एक फातेह लश्कर के इंतकाम का तसव्वुर नहीं कर सकती। अगर आप ये समझती हैं कि इनके सिपा सालार की मौत इस फौज का हौसला पस्त कर सकती हैं तो आप गलती पर हैं। ये फौज वो नहीं जो सिपा सालार की मौत के बाद मैदान छोड़कर भाग जाती है। इनका हर सिपाही सिपा सालार है। रानी ने जज्बात की शिद्दत से आपदीदा होकर भीम सिंह की तरफ देखा और कहा, भीम सिंह अब तुम क्या चाहते हो? क्या अब तक तुम अपना बदला नहीं ले चुके? भीम सिंह ने जवाब दिया, मैं सिर्फ ये पूछने आया हूँ कि अरब कैदी कहाँ हैं? कैद खाने से सिर्फ सरानदीप के मुल्ला मिले हैं। मुझे वहाँ से ये मालूम हुआ है कि अरब कैदी राजा की मौत के बाद इस महल में लाए गए। मुझे यकीन है कि आपने इनके साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया होगा, लेकिन मुझे पहरेदार ने बताया कि प्रताप राय भी आपके पास रहे और मुझे डर है कि आपने कहीं इसके कहने में आकर इनके साथ कोई बदसलूकी ना की हो। रानी ने कहा, फ़र्ज़ करो अगर मैं कोई बदसलूकी की है तो मुसलमान औरतों पर हाथ नहीं उठाते, लेकिन प्रताप राय को शायद काबिल माफ़ी ना समझे। रानी ने कहा, अगर मैंने अपने हुक्म से इन्हें कत्ल करवा दिया तो? भीम सिंह ने चौंक कर जवाब दिया, तो मैं ये समझूंगा कि सिंध को अभी और बुरे दिन देखने हैं। लेकिन मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं। मैं मोहम्मद बिन कासिम को बता चुका हूँ कि आपने हमेशा कैदियों के मुतालिक महाराज और प्रताप राय के ख़तरनाक इरादों की मुखालिफत की है और वो इसलिए आपके एहसानमंद है। रानी ने कुछ सोचकर कहा, अगर मैं इन कैदियों को दुश्मन के हवाले कर दूं तो यहाँ से वापस चला जाएगा। भीम सिंह ने जवाब दिया, फातेह लश्कर को कोई शर्त मानने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। हमें इसके साथ मसालिहत के जो मौका मिले थे वो हमने ताकत के नशे में ज़ाय कर दिए और अब वो अपनी फतूहात के सैलाब को हिंदुस्तान के आखिरी सरहद तक ले जाना चाहते हैं। तुम्हें यकीन है कि वो अरवर पर हमला करेंगे? हाँ, वो शायद 2-4 दिन के अंदर ही अरवर की तरफ पेशकदमी करें।
और मैं इसलिए भी आपके पास हाजिर हुआ हूँ कि अरवर की हिफाजत राजकुमार फफी कर रहा है और आप शायद ये पसंद ना करें कि वो मुसलमानों के घोड़ों के समों के नीचे कुचला जाए। कैदियों को मोहम्मद बिन कासिम के हवाले करके आप इसकी जान बख्शी करवा सकती हैं। इसके पास जिस कदर सिपाही होंगे उससे ज़्यादा सिपाही अब मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज में सिंध से शामिल हो चुके हैं। राजकुमार जिस कदर बहादुर है इस कदर ना तजुर्बेकार, वो अरबों का मुकाबला नहीं कर सकता। इसकी जान सिर्फ इस सूरत में बच सकती है कि वो हथियार डाल दे। रानी ने फिर थोड़ी देर तज़बज़ब के बाद कहा, मैंने सुना है कि अरबों को दौलत का बहुत लालच है। अगर वो वापस जाने पर रजामंद हो तो मैं इन्हें ब्राह्मण आबाद के अलावा अरवर का ख़जाना भी दे सकती हूँ। भीम सिंह ने जवाब दिया, वो एक उसूल के लिए लड़ते हैं, यहाँ तिजारत के लिए नहीं आए। तुम्हारे दिल में अरबों के लिए बहुत इज्जत है, इन्होंने तुम पर क्या जादू किया? भीम सिंह ने चंद कदम आगे बढ़कर नीचे इशारा करते हुए कहा, जादू, इधर देखिए, इनके जादू ने किस पर असर नहीं किया। रानी ने नीचे निगाह दौड़ाई। शहर के सरकर्दा सरदार और पुरोहित मोहम्मद बिन कासिम के गिर्द घेरा डालकर इसके पांव छूने की कोशिश कर रहे थे और वो घोड़े से नीचे खड़ा इन्हें हाथों के इशारे से मना कर रहा था। भीम सिंह ने कहा, महारानी, देखा आपने, ये वो लोग हैं जो थोड़ी देर पहले इसे अपना बदतरीन दुश्मन समझते हैं। जब इसने हमारे मुल्क पर हमला किया इसके पास कुल 12,000 सिपाही थे और अब हमारे अपने मुल्क से 30-40 हज़ार के लगभग सिपाही इसकी फ़ौज में शामिल हो चुके हैं। हमारे पास जिस्म के बचाव के लिए ढाले हैं, लेकिन मोहब्बत और अखलाक से दिलों के किले फतेह करने वाले हमला आवर का कोई इलाज नहीं। सिंध की आइंदा नस्लें भी मोहम्मद बिन कासिम को अपना दुश्मन के बजाय अपना बेहतरीन दोस्त के नाम से याद करेंगी। आप जानती हैं कि मैं बुज़दिल नहीं, मैं शिकस्त खाकर ज़िंदा वापस आने की नीयत से लस बिला नहीं गया था, लेकिन काश वो मुझे इस वक्त उठाकर अपने सीने से ना लगाता जब मैं ज़ख्मों से चूर था। इसने मुझे मौत के मुंह से छीना, मेरे ज़ख्मों पर मरहम रखा, मेरी तीमारदारी की और मैंने महसूस किया कि दुनिया की कोई ताकत ऐसे दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकती। मैं महाराज के पास इसलिए आया कि इन्हें आग में कूदने से बचा सकूं, लेकिन मेरे और पिताजी के साथ वो सलूक किया गया जो मुसलमान अपने दुश्मनों के साथ भी नहीं करते। अब भी मेरे दिल में अपनी कौम का दर्द है और मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि आपके बेटे को तबाही से बचा सकूं। अगर कैदी आपके कब्ज़े में हैं तो इन्हें मेरे हवाले कर दीजिए। वह आपके महल के दरवाजे के सामने पहुंच चुके हैं। जब इन्हें यह मालूम हुआ कि यहाँ आप हैं तो इन्होंने हुक्म दिया कि कोई सिपाही महल के अंदर पाँव ना रखे। रानी ने एक कमरे की तरफ बढ़ते हुए कहा, आओ मेरे साथ। भीम सिंह ने अपने साथियों को वहाँ ठहरने का हुक्म देकर रानी के साथ हो लिया। रानी ने उसे पहले इस कमरे में लेके गई जहाँ प्रताप राय की लाश पड़ी हुई थी। जब रानी ने यह बताया कि प्रताप राय इसकी ख्वाहिश से कत्ल हुआ है तो भीम सिंह ने कहा, भगवान का शुक्र है कि आपको दुश्मन और दोस्त में तमीज़ हो गई। रानी ने जवाब दिया, मैं इसे शुरू से अपना दुश्मन समझती थी, लेकिन काश महाराज मेरी बात मानते। अब अगर तुम अरब कैदियों को देखना चाहते हो तो वो कोने के कमरे में मौजूद हैं। महाराज ने अपनी ज़िंदगी में मेरा कहा ना माना। इनकी मौत के बाद मैंने कैदियों को अपने पास मेहमान रखा, लेकिन यह मुसलमानों को खुश करने की नीयत से ना था, बल्कि मैं शुरू से यह महसूस कर रही थी कि इनके साथ जुल्म हो रहा है। प्रताप राय ने इन्हें कत्ल करने का मशवरा दिया और अगर इसका बस चलता तो वो दरीग ना करता। भीम सिंह ने कहा, बुज़दिल हमेशा जालिम होते हैं, कैदी अब क्या महसूस करते हैं? रानी ने जवाब दिया, जहाँ तक मेरा बस चला मैंने इन्हें कोई तकलीफ़ नहीं दी, चलो तुम देख लो। भीम सिंह ने कहा, क्या ये बेहतर ना होगा कि मोहम्मद बिन कासिम खुद यहाँ आकर देख ले? इसे तशवीश है। रानी ने जवाब दिया, जाओ ले आओ उसे। रानी की रहनुमाई में मोहम्मद बिन कासिम, जुबैर, खालिद, नाहिद और जहरा के अलावा चंद सालार महल के कोने के कुशादा कमरे में दाखिल हुए। अली खालिद को देखते ही भागकर इसके साथ लपेट गया। रानी ने इसे खुद अपनी शिकस्त और मुसलमान की फतेह का हाल सुना चुकी थी। खालिद और जुबैर के बाद दीगर मर्दों से बगल गिर हुए औरतों ने नाहिद के साथ गले मिलकर तशक्कुर के आंसू बहाए। मोहम्मद बिन कासिम ने बच्चों पर शफकत का हाथ रखा, मर्दों से एक के बाद दीगर मुसाफा किया और औरतों को तसल्ली दी
और सबसे आखिरी में रानी से मुखातिब हुआ, नेक दिल खातून, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। रानी ने मोहम्मद बिन कासिम की तरफ गौर से देखा। इसकी आंखें ये गवाही दे रही थी कि ये अल्फाज रस्मी नहीं। मोहम्मद बिन कासिम ने खालिद और जुबैर से कहा, मेरे लिए अब भी बहुत सा काम बाकी है, तुम इन्हें अपने साथ लेकर क़यामगाह पर पहुंच जाओ। रानी ने कदरे झिझकते हुए कहा, ये लोग इस महल में रह सकते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया, शुक्रिया, लेकिन आपको तकलीफ़ होगी। रानी ने कहा, अगर मैं आपकी क़ैद में नहीं तो कल अरवर चली जाऊंगी और ये सारा महल आपके लिए खाली होगा। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, आपको ये कैसे शक हुआ कि मुसलमान मेहमान नवाजी का बदला यूँ दिया करते हैं? आप अगर अरवर जाना चाहती हैं तो मैं ब्रह्मनाबाद के चंद सरदार आपके साथ भेज सकता हूँ। रानी ने सर से पांव तक मोहम्मद बिन कासिम को देखा और कहा, अगर मैं अरवर चली जाऊँ तो आप क्या वहाँ आपकी अफवाज मेरा ताक़ुब ना करेंगी? मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, अरवर जुल्म की बादशाहियत का आखिरी किला है और मैं इसे फ़तेह करने का इरादा तर्क नहीं कर सकता। मैं वहाँ ऐसे कैद खाने का हाल सुन चुका हूँ जिसमें अबुल हसन जैसे कई और कैदी दम तोड़ रहे हैं। रानी ने कहा, लेकिन अबुल हसन तो फ़रार हो चुका है और अरवद के कैद खाने में बाकी कैदी हमारी रियाया हैं। इनके मुतालिक सोचना हमारा काम है। अगर आपका कानून हमारे कानून से अच्छा है तो इसे अपने मुल्क में चलाइए, हमें अपने हाल पर छोड़ दीजिए। अरबों के साथ बदसलूकी की हमें काफ़ी ज़्यादा सज़ा मिल चुकी है, लेकिन हम ये मकसद के लिए उठे हैं कि मुल्क खुदा के हैं और क़ानून भी खुदा का होना चाहिए। हम राजा और रैयत की तफरीक मिटाकर तमाम इंसानों को एक सतह पर लाना चाहते हैं। हम जबरन व इस्तिबदाद की बजाय अदल व इंसाफ की हुकूमत चाहते हैं। रानी ने कहा, लेकिन राजा और रैयत का झगड़ा तो हिंदुस्तान की हर सल्तनत में है। क्या ये नहीं हो सकता? आप जिस तरह बाकी हिंदुस्तान में दूसरे इंसानों का कानून नज़रअंदाज करते हैं, इस तरह अरवर को भी अपनी हालत पर छोड़ दें। मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया, आपको हमारे मुतालिक गलत फहमी है। अरवर हमारी आखिरी मंजिल नहीं। मैं हिंदुस्तान की आखिरी हुदूद तक इस इनकलाब का पैगाम ले जाना चाहता हूँ। सिंध सबसे पहले हमारी तवज्जुहात का मरकज़ इसलिए बना कि यहाँ सितम रसीदा इंसानियत की दबी हुई आवाज़ हमारे कानों तक सबसे पहले पहुँची। रानी ने फिर गौर से मोहम्मद बिन कासिम की तरफ देखा और कहा, तो आप तमाम हिंदुस्तान को फ़तेह करने का ख्वाब देख रहे हैं? हाँ, मैं तमाम हिंदुस्तान पर इस्लाम की फ़तेह चाहता हूँ और ये ख्वाब नहीं। रानी ने कहा, यूनान से सिकंदर भी यही इरादा लेकर आया था और आप इससे उम्र में बहुत छोटे हैं, लेकिन सिकंदर बादशाहों के मुकाबले में शहंशाह बनकर आया था। इसका मकसद लोगों को बादशाहों की ग़ुलामी से आज़ादी दिलवाना ना था, लेकिन इन्हें अपना ग़ुलाम बनाना था। मैं खुदा की ज़मीन पर इंसान की बादशाहियत से मुनकिर हूँ। इसे अपनी ताकत पर भरोसा था, मुझे खुदा की रहमत पर भरोसा है। इसकी सबसे बड़ी शिकस्त ये थी कि इसके अपने सिपाही इससे बिगड़ गए और मेरे सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि जो कल तक मेरे दुश्मन थे आज मेरे साथी बन गए हैं। और ये मेरी फ़तेह नहीं, इस्लाम की सदाकत की फ़तेह है। रानी ने मायूस होकर कहा, तो इसका मतलब ये है कि आप अरवर पर ज़रूर हमला करेंगे? ये मेरा फ़र्ज़ है। रानी ने मुल्तजी होकर कहा, मुझे मालूम है कि ब्रह्मनाबाद और अरवर के दरमियान कोई ऐसी खंदक नहीं जिसे आप पाट न सकें। अगर आप मुझे किसी नेक सुलूक के मुस्तहिक समझते हैं तो मेरे बेटे पर रहम करें, वो आपका आखिरी दम तक साथ देगा। आप मुझे अरवर जाकर उसे समझाने का मौका दें। उसे जय सिंह ने यकीन दिलाया कि महाराज मरे नहीं, ज़िंदा हैं। मैं इसे ये बताना चाहती हूँ कि अब मुकाबले से कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन आपको ये वादा करना होगा कि हथियार डालने के बाद आप इसे कोई बदसलूकी नहीं करेंगे। वो मेरा एक ही बेटा है। अगर आपको इसका सिंध में रहना गवारा ना हो तो मैं इसे कहीं दूर ले जाऊँगी। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, मैं वादा करता हूँ कि इसके साथ कोई बदसलूकी ना होगी, बल्कि हक़ के मुकाबले में बातिल की अलमबरदारी से दस्तकश हो जाने के बाद हम उसे काबिल एहतराम समझेंगे। आप कब जाना चाहती हैं? मैं अलग सुबह रवाना हो जाऊंगी। सिंध का दारुल हुकूमत अगरचे अरवर था, लेकिन ब्रह्मनाबाद के सियासी और फ़ौजी अहमियत इससे कहीं ज़्यादा थी। आबादी के लिहाज से भी यह शहर सिंध का सबसे बड़ा शहर था। फ़तेह के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने जो खतूत हज्जाज बिन यूसुफ और खलीफा वलीद को भेजे, इनमें इसने लिखा कि सिंध में क़ुव्वत मुदाफ़ियत अमली तौर पर ख़त्म हो चुकी है। अरवर के मुतालिक मुझे यकीन है कि वहाँ की अफवाज लड़े बगैर हथियार डाल देगी।
और अगर इन्होंने मज़ाहमत भी की तो यह मौरका सिंध के बाकी मौरकों के मुकाबले में निहायत ही गैर अहम होगा। सिंध का आखिरी और गालिबन मजबूत तरीन शहर मुल्तान है और इसके मजहबी तक़द्दुस को मद्देनज़र रखते हुए शायद पंजाब के बास राजा भी मुल्तान के सिंधी हाकिम का साथ दें, लेकिन मुझे खुदा की मदद पर भरोसा है। ब्राह्मणाबाद की फ़तेह से पहले मोहम्मद बिन कासिम को हज्जाज बिन यूसुफ की हिदायत मौसूल हो चुकी थी कि वह दुश्मन की बेजाना बरादरी ना करे, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने इन खतूत के जवाब में इस बात की वजाहत की कि सिंध के बाशिंदे तुर्किस्तान और स्पेन के बाशिंदों से बहुत मुख्तलिफ हैं। वो मुसलमानों को अपना निजात दहिंदा समझते हैं और नेक सुलूक के बाद इनसे बगावत की तौक़े नहीं। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि कल तक जो सिपाही हमारे ख़िलाफ़ शमशीर बकफ थे, आज हमारे दोष बदोश लड़ रहे हैं। रानी लाडी ब्राह्मणाबाद के चंद सरदारों की मैयत में अरवर पहुंची। इसने अपने बेटे की यह गलतफहमी दूर करने की कोशिश की कि इसका बाप जिंदा है, लेकिन फ़फ़ी की सौतेली माँ ने हथियार डाल देने की तजवीज़ की मुखालिफत की और इसे ताना दिया कि तुम्हारी माँ मलीच दुश्मन के आलेकार बन चुकी है। इसके साथ ही शहर के पुरोहित ने यह मशवरा कर दिया कि रानी लाडी मुसलमान सिपाहसालार से हम कलाम होकर अपना धर्म बस्ट कर चुकी है। मुख्तलिफ ज़बानों की हाशिया आराई के साथ ये खबर शहर में आग की तरह फैल गई। अरवर के चंद अहदेदार प्रताप राय के रिश्तेदार थे। इनमें से एक ने प्रताप राय के कत्ल का इंतकाम लेने के लिए भरे दरबार में यह कह दिया कि रानी ने मोहम्मद बिन कासिम की खुशनुदी हासिल करने के लिए प्रताप राय को कत्ल किया है। इन तमाम वाक़यात ने फ़फ़ी को अपनी माँ के ख़िलाफ़ गज़बनाक कर दिया और इसने लाडी रानी से कहा, काश तुम मेरी माँ ना होती। रानी को अपने इकलौते बेटे से ये तौक़े ना थी। ये अल्फाज एक नश्तर की तरह इसके सीने में उतर गए। इसने एक के बाद दीगर अपने बेटे, अपनी सौकन और हाजिरीन दरबार की तरफ देखा और कांपती आवाज़ में चिल्लाई, शर्म करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अगर इन लोगों की मदद से मुझे तुम्हारी कामयाबी की ज़रा भी उम्मीद होती तो मैं तुम्हें बसरा तक दुश्मन का ताक़ुब करने का मशवरा देती, लेकिन ये लोग कमीने हैं और बुज़दिल हैं। जो तुम्हारे बाप के साथ वफ़ा न कर सके वो तुम्हारे साथ वफ़ा नहीं करेंगे। जो दुश्मन लाखों सिपाहियों को शिकस्त दे चुके हैं, इसके सामने 10-20 हज़ार सिपाही नहीं ठहर सकते। सिंध की आधी फ़ौज इसके साथ मिल चुकी है। मैं अपनी आँखों से इनसे ज़्यादा गयूर सरदारों को मुसलमान के सिपाहसालारों के पाँव पर हाथ रखते देख चुकी हूँ। तुम्हारी खैर इसी में है कि तुम हार मान लो, वरना याद रखो ये लोग ऐन मौके पर तुम्हें धोखा देंगे। इस वक्त ज़्यादा जोश दिखा रहे हो, जिन्हें अभी तक दुश्मन के सामने आने का मौका नहीं मिला। फ़फ़ी ने जोश में आकर कहा, माता खामोश रहो, मेरे साथ ही मरते दम तक मेरा साथ देंगे तो बेटा याद रखो, इस जंग में इन्हें मौत के सिवा कुछ हासिल ना होगा। 1 माह के बाद मोहम्मद बिन कासिम ब्राह्मणाबाद के इंतज़ामात से फ़ारिग होकर अरवर की तरफ पेशकदमी कर रहा था। फ़फ़ी को यह मालूम हुआ कि मरते दम तक इसका साथ देने का दावा करने वाले सरदारों के मुतालिक रानी का अंदाज़ा सही था। मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज ने अभी निस्फ रास्ता तय किया था कि एक सुबह फ़फ़ी को मालूम हुआ कि इसके चंद सरदार 5000 सिपाहियों के हमरा रातों रात शहर छोड़कर भाग गए। जब मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज अरवर से फ़क़त 1 मंजिल के फासले पर थी, अरवर से और 3000 सिपाही रात के वक्त शहर के दरवाजे बंद पाकर सीढ़ियों की मदद से फसील से उतर गए। फ़फ़ी का दिल टूट गया और इसने रही सही फ़ौज के साथ राह फ़रार इख्तियार की। मोहम्मद बिन कासिम ने एक नौ मुस्लिम सिंधी सरदार को शहर का हाकिम मुकर्रर किया और चंद दिन की तैयारी के बाद मुल्तान की तरफ पेशकदमी की। इस तरह यहाँ पर आज 19वीं क़िस्त अपने अख्तिताम को पहुँची। कल हम इंशाअल्लाह 20वीं क़िस्त लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जज़ाकल्लाहु खैर।